कौन सी ऐसी पार्टी है जिसने दूसरे दलों के साथ मिलकर के अपनी सरकार नहीं बनाई और चलाई नहीं? क्या क्या बिहार के अंदर और कश्मीर के अंदर इस तरह की सरकारें नहीं बनी? हिंदुत्व के मुद्दे को शिवसेना ने किसी भी मामले में नहीं छोड़ा है। आप मुझे एक मुद्दा बता दीजिए। पीडीपी के साथ सरकार तो बीजेपी ने भी चलाई है, वो कहां पर एक जैसी विचारधारा थी, तो शिवसेना पर किस बात के लिए हमला? ऐसा है कि संजय गुप्ता जी को मालूम नहीं है या याद नहीं है, मैं उनको याद दिला दूं कि पीडीपी और बीजेपी ने मिलकर के इलेक्शन नहीं लड़ा तो कुछ भी मालूम नहीं। बाद में एक हंग असेंबली आई और वहां पर लोकप्रिय सरकार बने। अगर बीजेपी चाहती तो राज्यपाल के माध्यम से अकेले भी उस सत्ता का सुख, जिसको ये कहते हैं सत्ता का सुख, वो ले सकती थी। लेकिन इसके बावजूद 28 अगर चुने हुए विधायकों के साथ मिलकर के सरकार बनाई तो वहां पर लोकप्रिय सरकार बननी चाहिए कश्मीर की स्थितियों को देखते हुए, और उसके बाद 370 हटाने के लिए जो जरूरी था वो बनाई। यहाँ पर बीजेपी और शिवसेना ने मिलकर के इलेक्शन लड़ा था, प्री पोल इलेक्शन अलायंस था यहाँ पर, इसलिए बाद में नहीं किया। बाद में तो उन्होंने उनके साथ किया जिनके साथ नहीं करना चाहिए था। एक बात अदिति जी, एक बात बड़ी साफ सी है कि आपने कहा असली शिवसेना तो शिंदे वाली है ना, जो हटा है हिंदुत्व से वो बाहर है। शिंदे गुट अगर हिंदुत्व की बात कर रहा है, बाला साहब ठाकरे की बात कर रहा है, वीर सावरकर की बात कर रहा है, अगर कोई व्यक्ति शिवसेना का व्यक्ति उस व्यक्ति से हाथ मिला ले, मैं तो कहता हूं कि बात तक नहीं करता था। बाला साहब ठाकरे के समय में यह संभव ही नहीं था कि कोई वीर सावरकर को गद्दार कह दे, और बाला साहब ठाकरे उसका क्या हाल करते ये मुझे कहने की जरूरत नहीं है। औरंगाबाद का नाम बदलना था और यहां पर उनसे राज्यसभा के लिए 2 वोट मांगे, जो औरंगजेब की मजार पर जाकर के मरसिया पढ़ते हैं जाकर के। ये है इसलिए शिवसेना का असली शिवसेना, वास्तव में असली शिवसेना तो शिंदे गुट की है, और उनको मालूम है कि हमें जाना है, जो राजनीति की है, हमें वोट मांगने जाना है, कल जनता के पास जाना है। तो जनता जब पूछेगी कि तुमने औरंगाबाद किसके लिए वोट मांगे, तुमने किससे वोट से राज्यसभा जीते? टेक्निकल बात है वो। अरे टेक्निकल मैं नहीं, मैं टेक्निकल बात है, टेक्निकल चीजें हैं। अगर औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर नहीं हो पाया तो उसके पीछे टेक्निकल रीजन है। अगर औरंगजेब की मजार है तो देवेंद्र फडणवीस क्या कर रहे थे? 5 साल मुख्यमंत्री रहे वो। अगर दिल्ली के अंदर राजनीति 2019 तक तो किस लिए है? जिस मुद्दे पर हुई है, जारी क्यों नहीं होती मुद्दे से इस तरह के नामों को हटा दिया जाए, इस तरह की मजारों को हटा दिया जाए? खतरे में नहीं है, उद्धव ठाकरे खतरे में है। शिवसेना तो है, शिवसेना तो है, हिंदुत्व के मुद्दे पर जो साथ रहेगा वो शिवसेना का रहेगा, शिवसैनिक रहेगा। खतरे में वो लोग हैं जिन्होंने विजय अवस्थी, यहाँ पर सवाल ये भी है कि वही एकनाथ शिंदे है ना जो 2.5 साल से खामोश रहे। सर 2.5 साल से तो इस महाविकास आघाड़ी सरकार चली रही थी, इतने दिन पे तो वो खामोश रहे। कल यही सवाल एनसीपी ने उठाया था, यही सवाल कल कांग्रेस ने भी उठाया, और यही सवाल शिवसेना के भीतर से भी पूछा गया। आज एकनाथ शिंदे जो सवाल उठा रहे हैं हिंदुत्व की पेच और कॉन्ट्रास्टिंग आइडियोलॉजीज और डिफरेंट प्रिंसिपल्स, ये 2.5 साल में ये सवाल कहां चले गए थे? ये सवाल भी बार बार उठ रहा है। वैसे शिंदे गुट का कोई हो तो बताए। अभी लेटेस्ट जो हुआ है कि जिस व्यक्ति ने संभाजी की आंखें निकाली थी औरंगजेब ने, उसकी मजार पर मरसिया पढ़ने वाले से शिवसेना का आदमी जाकर के वोट मांगे। ये तो अभी हुआ है ना, फडणवीस मुख्यमंत्री, ये तो अभी हुआ है, अभी हुआ है, 10 दिन पहले हुआ है। आज भी दिल्ली के अंदर औरंगजेब लेन है, ये आज भी अकबर रोड है, हुमायूं रोड है। किस लिए नाम? मतलब आप महाराष्ट्र के अंदर इस तरह की बातें क्यों करते हैं? जनता को समझाओ, इस तरह की बातें और स्टेटों में मुझे समझाओ। अगर इन नामों से आपको दिक्कत है तो मैं माफ कर दे तो ठीक है। महाराष्ट्र की जनता को कहना ये जाकर के, सिर्फ महाराष्ट्र की जनता में शिव सैनिकों में जो दिल में आग लगी हुई है ना उनके, कि वो व्यक्ति जिस औरंगजेब ने संभाजी की आंख निकाली थी, उससे राज्यसभा की एक सीट जीतने के लिए उसके सामने घुटने टेकोगे जाकर के? आप उन बातों ये होती है राजनीति, जिन बातों को शिवसेना ने आज तक ये राजनीति नहीं की थी। आप खुद अगर आदरणीय परम आदरणीय बाला साहब ठाकरे के शब्दों को याद कर ले, उन्होंने कहा था कांग्रेस के बारे में, जिस दिन कांग्रेस के साथ मिल जाएंगे अपनी दुकान बंद कर दूंगा, मैं अपनी दुकान बंद कर दूंगा। आपने किया? अगर बाला साहब ठाकरे तो चाहते तो उस समय भी ठाकरे परिवार का कोई मंत्री मुख्यमंत्री बन सकता था। संघ विरोधी है, लेकिन उन्होंने मनोहर जोशी को बनाया, नारायण राणे को बनाया, खुद अपने लिए सत्ता कभी नहीं की उन्होंने। आपने ठाकरे परिवार को 2 साल के मुख्यमंत्री बनाया, ठाकरे नहीं है उसमें। मोहम्मद सैयद को आपने 2 साल मुख्यमंत्री बनाया, मुफ्ती मोहम्मद सैयद को आपने इस देश का होम मिनिस्टर, पहला होम मिनिस्टर बनाया देश का, और फिर आप खड़े हो जाते हैं। अब तो आपके साथ बैठ रहे हैं उन्होंने कश्मीर के अंदर। अरे भैया मुफ्ती मोहम्मद सैयद, अगर आप लोग 2 साल से सैयद को अगर लगातार उसको 2 साल से देश विरोधी कहते रहे तो अब लगातार आप मिल रहे हैं उसके साथ।
उद्धव ठाकरे मिल रहे हैं जाकर के उसके साथ। करने की बजाय ना सही चीज पे चढ़िए आप। एक सेकेंड, किस तरह से एक उमेश पाटिल, एक सवाल का जवाब मैं आपसे भी लूंगी। ये जो रेजोल्यूशन ऑफ द मीटिंग ऑफ शिवसेना महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली, ये जो चिट्ठी है, इसमें ये भी साफ तौर पर लिखा, इसी का एक अंश में पढ़ रही हूं, There has been dissatisfaction prevalent among the members of our party। शिवसेना के जो सदस्य हैं, जो मेंबर्स हैं, उनमें वो संतुष्ट नहीं है। किस लिए संतुष्ट नहीं है? करप्शन है गवर्नमेंट में, और जिस तरह से पुलिस पोस्टिंग्स को लेकर एडमिनिस्ट्रेशन चलाया जा रहा है, फिर वो करप्शन बाय होम मिनिस्टर अनिल देशमुख हु इज इन जेल, सिटिंग माइनॉरिटी मिनिस्टर मिस्टर नवाब मलिक हु इज आल्सो इन जेल फॉर द इन्वॉल्वमेंट विद अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम। कह रहे हैं इससे शिवसेना के काडर को धक्का लगा, शिवसेना की जो छवि थी उसे धक्का लगा। तो वो सिर्फ हिंदुत्व की बात नहीं कर रहे हैं, वो करप्शन की बात कर रहे हैं, वो कॉम्प्रोमाइज्ड प्रिंसिपल्स की बात कर रहे हैं। उमेश पाटिल, देखिए, मैंने अभी कहा था कि खुद एकनाथ जी शिंदे 2.5 साल गवर्नमेंट में रहे और उन्होंने शपथ ली और वो गवर्नमेंट का एक हिस्सा रहे। अगर उनको ऐसा लगता था तो उन्होंने इमीडिएटली उसी वक्त इस्तीफा देना था। अनिल देशमुख जी का मुद्दा जो है, वो मुद्दा तो 1 साल हो गया उसको। उसके बाद अभी नवाब मलिक साहब का मुद्दा भी होके 6 महीने हो गए उसको। तो इस बीच में वो गवर्नमेंट में क्या कर रहे हैं? देखिए कैसा होता है कि जब अपनी सुविधा के मुताबिक अगर पब्लिक को कन्विंस करना है तो कौन सा ना कौन सा एजेंडा उनको सामने, पब्लिक के सामने रखना होगा। इसलिए वो अभी इस तरह के मुद्दे निकाल रहे हैं, जो कि पहले हिंदुत्व की बात कही, पहले उन्होंने बाला साहब ठाकरे के हिंदुत्व की बात कही, उद्धव जी के नेतृत्व में इतने सालों से काम कर रहे हैं, तब तक आज तक उनको उद्धव जी की पर्सनालिटी पे या उनके नेतृत्व पे कोई डाउट नहीं लगा। अभी उनको जो है अलग तरह से डाउट वो प्रेजेंट कर रहे हैं। हालांकि ये शिवसेना के अंदर की बात है, उनके अंदर पक्ष की अंदरूनी बात है, हमें उस पर बात नहीं करनी चाहिए। फिर भी जो अभी चित्र सामने आए हैं, उनको एनसीपी या कांग्रेस पे एलिगेशन अगर करनी थी तो जब सरकार बन रही थी उसी वक्त उनको करना था। ठीक है, अवनी जय श्रीवास्तव 2.5 साल पहले अलग था। ठीक है, सवाल मैंने पहले भी पूछा था। अवनी जय श्रीवास्तव जी पॉलिटिकल ऑपोर्चुनिज्म का आरोप लगा रहे हैं यहाँ पर उमेश पाटिल। शिंदे साहब के पास तो अब उद्धव ठाकरे ने तो 2.5 साल पहले पॉलिटिकल ऑपोर्चुनिज्म किया था, जिसके खिलाफ वोट मांगे थे, उसके साथ जाकर के सरकार बनाई। जवाब तो उद्धव ठाकरे को देना है महाराष्ट्र की जनता को कि पॉलिटिकल ऑपोर्चुनिज्म क्या होता है। किसके साथ सरकार बनाई? जिसके खिलाफ वोट दिया। आदरणीय बाला साहब ठाकरे ने कहा था अपनी दुकान बंद कर लूंगा लेकिन कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा। बाला साहब ठाकरे की नहीं रह गई है। एक और बड़ी खबर है, एकनाथ शिंदे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे अब से थोड़ी देर बाद। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। मेरी सहयोगी पूजा मेहता हमारे साथ गुवाहाटी से है। पूजा मेहता, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर और क्या इन्फॉर्मेशन है बताइए हमारे दर्शकों को। क्या बड़े अनाउंसमेंट्स हैं जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखने और सुनने को मिल सकते हैं? देखिए, आपको बता दें यहाँ पर थोड़ी सी हलचल बढ़ी है। यहाँ पर सुरक्षा घेरे को और भी ज्यादा जो है स्ट्रेंथन किया गया है और अभी से थोड़ी देर पहले कुछ गाड़ियां जरूर अंदर गई है, लेकिन ये नहीं साफ हो पाया है कि आखिरकार कौन वो लोग थे। लेकिन बीजेपी के कुछ स्टिकर्स थे उस गाड़ी में और एसएमएस लैंग्वेज में थे। तो कुल मिलाकर जो है हलचल जरूर यहाँ पर बढ़ी है। लेकिन यहाँ पर चूंकि एकनाथ शिंदे और जितने भी बागी विधायक है वो सीधे सीधे हमसे बात नहीं कर रहे, तो ये पता नहीं लग पा रहा है कि आखिरकार वो फेसबुक के माध्यम से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे या फिर मीडिया को अंदर अलाउ किया जाएगा, क्योंकि अभी तक जो है मीडिया को और अन्य लोगों को इस होटल के बाहर ही रखा गया है। पूरी तरीके से इस होटल को आउट ऑफ बाउंड्स कर दिया गया है, क्योंकि सुबह से हमने देखा सिर्फ चुनिंदा लोग जिनको अनुमति दी गई है वो ही इस होटल के अंदर जा पाया है। उसके अलावा आज हमने देखा है यहाँ पर और किसी को भी अलाउ नहीं किया गया है। लेकिन ये जरूर है कि अब से थोड़ी देर में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है, लेकिन ये साफ नहीं हो पाया कि आखिरकार वो फेसबुक के माध्यम से होगी या फिर मीडिया पर्संस को अंदर अलाउ किया जाएगा। तो क्या मीडिया पर्संस को अंदर अलाउ किया जाएगा, इसे लेकर अभी क्लैरिटी इस वक्त नहीं है। मेरी सहयोगी शिवांगी ठाकुर भी हमारे साथ है। शिवांगी ठाकुर अब से थोड़ी देर बाद हमारे साथ जुड़ेंगी। कई खास मेहमान भी हमारे साथ है। डॉक्टर पीके अग्रवाल कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट है। डॉक्टर पीके अग्रवाल, आपसे मेरा सवाल ये है, शिंदे गुट जिस तरह से क्लेम कर रहा है मोर देन 2/3 एमएलएस के सपोर्ट को लेकर, मौजूदा हाल में शिवसेना पर क्या उद्धव ठाकरे का क्लेम बाकी है
क्या कहता है अगर हम यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन के लिहाज से इस पूरे घटनाक्रम को समझने की कोशिश करें? देखिए, जो संविधान का अनुच्छेद 191(2) है उसमें बहुत स्पष्ट है, और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय भी है, ली थॉमस बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और विधानसभा हरियाणा वर्सेस कुलदीप पवार, कि इसमें जो स्पीकर के पास जब केस जाएगा तो उसको जो निर्णय लेना है वो बड़ा सोच समझ के लेना है, और कोई पार्टीजन और न्याय संगत निर्णय लेना पड़ेगा। लेकिन जो अनुसूची 10 है संविधान की, उसमें ये अधिनियम है, अनुसूची 10 में ये अधिनियम रखा गया है, और उसमें जो पैरा 4(2) है उसमें बहुत क्लियर है कि सदन के किसी सदस्य के मूल राजनीतिक दल का विलय हुआ तभी समझा जाएगा जब संबंधित विधान दल के कम से कम 2/3 सदस्य ऐसे विलय के लिए सहमत हो गए हैं। तो इसमें जो मुख्य बिंदु है वो ये है कि 2/3 सदस्य आना चाहिए, तभी इस दल की अलग से मान्यता हो सकती है, तभी माननीय राज्यपाल को भी उचित होगा कि वो विधानसभा को बुलाएं और परीक्षण किया जाए सदन के पटल पर, विधानसभा के पटल पर। ठीक है। और इसके बाद सभापति जो निर्णय दें वो भी अनुसूची 10 और जो अनुच्छेद 191(2) है उसमें एक बोनाफाइडी रूप में दें, एज ए जज के रूप में दें। ऐसा ना हो कि वो एक दल के सदस्य के रूप में दें। इस प्रकार का एक बहुत गलत परंपरा चली आ रही थी हमारे देश में। और तो मैं तो ये कहूंगा कि जो सदन का सभापति है, अध्यक्ष है, उसको शक्ति नहीं होना चाहिए, बल्कि एक ऐसा वो होना चाहिए जैसे सदन का विधानसभा का जो अपोजिशन लीडर और कोई एक सदस्य, ऐसा एक ट्राइब्यूनल बना के एक निर्णय लिया जाए। क्योंकि हमारे देश में क्या हो रहा है कि सभापति भी उस गुट में चला जाता है, ऐसा निर्णय लेता है बहुत लंबा चौड़ा और अपने दल के पक्ष में, कि मतलब वो पूरा चीज संविधान के विरोध में चली जाती है। मैं तो यही कहूंगा कि 2/3 सदस्य अगर हैं तब वो उसकी मान्यता हो सकती है और विधानसभा के पटल पर निर्णय हो। अगर ऐसी परिस्थिति आती है, आप कह रहे हैं 2/3 सदस्य हो तो उसे मान्यता मिल सकती है। कई मेरे सहयोगी इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद हैं, विशाल पांडे हमारे साथ हैं और पूजा मेहता भी लगातार हमारे साथ हैं, विदई हमारे साथ है। विदई, जल्दी से अगर आपके पास शरद पवार और सीएम उद्धव ठाकरे के बीच जो है मीटिंग होनी है, उसका एजेंडा क्या है? और इस वक्त शिवसेना के लिहाज से बात की जाए तो नंबर गेम कंप्लीटली शिवसेना के खिलाफ दिखाई दे रहा है। ऐसे में क्या शरद पवार, जो कि इस अलायंस के आर्किटेक्ट भी माने जाते हैं, क्या वो कोई मिरेकल, क्योंकि मौजूदा हालात में इस अलायंस को एक मिरेकल की, एक चमत्कार की जरूरत है, क्या शरद पवार वो चमत्कार करने की स्थिति में है इस वक्त इस अलायंस के लिहाज से? जी बिल्कुल, अगर हमने देखा है कि शरद पवार इन्होंने महाविकास आघाड़ी के जब भी सत्ता स्थापन हुई तभी भी एक बड़ा चमत्कार करके दिखाया था। उसके बाद में जब भी ऑपरेशन लोटस के नाम पर जब भी राष्ट्रवादी के कई सारे विधायक गायब थे तभी भी उनको फिर से लाने का काम जो है वो शरद पवार इन्होंने किया था। और तभी शरद पवार किस तरह चाणक्य नीति करते हैं ये सब ने देखा है। अभी फिलहाल शिवसेना के एमएलए जो है वो आसाम में है और उनको फिर एक बार महाराष्ट्र में लाने की एक बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन ये किस तरह से उन विधायकों को ला सकता है, इस बारे में चर्चा करने के लिए आज उद्धव ठाकरे और शरद पवार इनके बीच बैठक होने वाली है। लेकिन ये बैठक 6 बजे है और 5 बजे उद्धव ठाकरे जो है वो फेसबुक लाइव करने वाले थे, पर अभी सूत्रों के अनुसार जो इंफॉर्मेशन मिल रही है, उद्धव ठाकरे जो है वो 5 बजे अभी तक 5 बज के गए हैं लेकिन अभी तक फेसबुक पे लाइव नहीं आए हैं। शायद वो शरद पवार से बात करके फिर फेसबुक लाइव कर सकते हैं, ऐसा भी कहा जा रहा है। तो जैसे हमने देखा है कि अभी तक राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस ने जो है वो होप नहीं छोड़े हैं। उन्होंने कहा है कि महाविकास आघाड़ी जो है वो ऐसे के ऐसी ही रहेगी और जो नाराज विधायक गए हैं वो फिर एक बार लौट आएंगे और फिर महाविकास आघाड़ी की सरकार जो है वो महाराष्ट्र में दिखेगी। लेकिन इस पूरे मामले में जिस कॉन्फिडेंस से ये कह रहे हैं, क्या उनके पास कोई मास्टर प्लान तैयार है, इस बारे में चर्चा करने फिलहाल शरद पवार और उद्धव ठाकरे की बैठक हो सकती है और उसी बैठक में कांग्रेस के कुछ नेता भी जा सकते हैं, ऐसा भी कहा जा रहा है। जो हालात है विदई, उसमें तो मिरेकल से कम महाविकास आघाड़ी को कुछ चाहिए नहीं। शिवांगी ठाकुर हमारे साथ है। शिवांगी ठाकुर, इस समय शिवसेना का अंगणित क्या है,
कितने एमएलए उद्धव ठाकरे के साथ है? देखिए अदिति, इस सवाल का जवाब तो खुद उद्धव ठाकरे भी नहीं दे सकते, क्योंकि वो भी इंतजार कर रहे हैं कि आखिर कितने एमएलए उनके साथ हैं। और इसीलिए एक लेटर बाकायदा जारी किया गया, कहा गया कि आपको आना है, 5 बजे का समय दिया गया था वर्षा बंगलों पर सबको इकट्ठा होने के लिए, और जो नहीं आएंगे उनकी सदस्यता रद्द करने की बात कही गई थी। हालांकि अब जो हमें सोर्सेज से खबर मिल रही है वो ये कि जो बुलाहट थी इन सभी विधायकों की, उसको शायद कैंसिल कर दिया गया है। और यही कारण है कि देखिए 5 बजे से ज़्यादा का समय हो गया, अभी तक कोई भी विधायक यहाँ नहीं पहुँचा है। एक बात ये भी कही जा रही है कि विधायक इसलिए भी नहीं पहुंचे हैं क्योंकि मुख्यमंत्री, जिनकी सुबह एंटीजेंट रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, अब आरटीपीसीआर रिपोर्ट नेगेटिव आई है। ऐसे में वो फिजिकली लोगों से मिल सकते हैं और शरद पवार वर्षा बंगलों पर ही उनसे 6 बजे मिलने आ रहे हैं। तो ये मुलाकात होगी, उसके बाद आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। इसी बीच आप देखिए कि एकनाथ शिंदे लगातार एक के बाद एक अपनी भूमिका सामने रख रहे हैं और उन्होंने कहा है कि कैसे 46 विधायक उनके पास है, जिसमें से 37 से ज्यादा विधायक सिर्फ और सिर्फ शिवसेना। और विशाल यहाँ पर सवाल ये भी है, विशाल यहाँ पर सवाल ये भी है, 5 तो बज चुके हैं, 5 से करीब 5:30 का वक्त हो चुका है। जो विधायक नहीं पहुंचे हैं, जो जिन विधायकों के साथ संपर्क नहीं हुआ है, अब शिवसेना का अगला कदम क्या होगा? देखिए अदिति, शिवसेना के पास बहुत ज़्यादा कुछ करने का विकल्प अब बचा नहीं है, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने जिन विधायकों से संपर्क किया था कल, जिन्हें मनाने की कोशिश की थी, वो सूरत से गुवाहाटी पहुंच चुके हैं और 34 विधायकों का समर्थन पत्र पहले ही यहां पर एकनाथ शिंदे दिखा चुके हैं और उनका दावा है कि उनके साथ शिवसेना के और विधायक मौजूद हैं। ऐसी स्थिति में शरद पवार के साथ उद्धव ठाकरे की जो बातचीत होगी, हो सकता है उसके बाद वो फेसबुक लाइव पर आए या उससे पहले भी आ सकते हैं, क्योंकि उनके पास विकल्प बहुत ज़्यादा नहीं बचे। या तो उद्धव ठाकरे इस्तीफा दें, क्योंकि उनको यह पता है कि सरकार अब अल्पमत में आने वाली है, उनके पास विधायकों का समर्थन मौजूद नहीं है, या तो फिर एकनाथ शिंदे की शर्त को माने उद्धव ठाकरे। जो शर्त एकनाथ शिंदे ने कल सूरत से रखी थी कि हिंदुत्व के मुद्दे पर आपको समझौता नहीं करना चाहिए और हिंदुत्व के मुद्दे पर अगर आप समझौता कर रहे हैं तो उनके साथ खड़े नहीं होंगे, यानी एकनाथ शिंदे का यह कहना था कि वो एनसीपी और कांग्रेस के गठबंधन से बाहर आए और बीजेपी का साथ दें। तो कहीं ना कहीं या तो उद्धव ठाकरे ये शर्त माने या उद्धव ठाकरे की सरकार खतरे में है एकनाथ शिंदे की वजह से। अब देखना यह है कि उद्धव ठाकरे ने कौन सा रास्ता अपनाया है, और ये फेसबुक लाइव पर जब उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र की जनता को संबोधित करेंगे उसके बाद साफ हो पाएगा। लेकिन आप ये कह सकती हैं अदिति कि इस वक्त फिलहाल जो भी कुछ हो रहा है, इसका फायदा बीजेपी को महाराष्ट्र की सियासत में जरूर मिलेगा। और देवेंद्र फडणवीस, जिन्होंने पूरी तरह से राज्यसभा के चुनाव में, एमएलसी के चुनाव में जो भूमिका निभाई, जिसकी वजह से बीजेपी एक एक्स्ट्रा सीट महाराष्ट्र में जीती है, उसके बाद से ही ये विधायकों को इकट्ठा होने का सिलसिला शुरू हुआ। तो देवेंद्र फडणवीस के लिए अच्छी खबर महाराष्ट्र से मिल सकती है अदिति। बिल्कुल, और यही बात संजय राउत कहते रहे कि क्योंकि राज्यसभा इलेक्शंस और एमएलसी चुनाव में जिस तरह से बीजेपी की परफॉर्मेंस रही, उसमें एक मौका बीजेपी देख रही है। ये बात संजय राउत की तरफ से कही गई थी। वैदेही, यहां पर मैं आपसे 2 अपडेट्स चाहती हूं। एक अपडेट ये, इस समय कांग्रेस के खेमे में क्या चल रहा है, क्योंकि कल कांग्रेस पार्टी के 30 एमएलए पहुंचे थे 44 में से, और दूसरा एनसीपी, क्योंकि यहां पर सब बात शिवसेना की कर रहे हैं, लेकिन एनसीपी और कांग्रेस क्या अपने घर को इंटैक्ट, अपने गढ़ को इंटैक्ट रखने की स्थिति में इस वक्त है? जी, फिलहाल देखें तो कांग्रेस की एक महत्वपूर्ण बैठक जो है वो सुबह हुई थी, और इसी सुबह की बैठक में जो है वो कांग्रेस के सारे विधायक एक साथ है, वो बिकाऊ नहीं है, ऐसा भी जो है वो कांग्रेस की बैठक में कहा गया था। इसका मतलब ये है कि कांग्रेस और राष्ट्रवादी के विधायक जो है वो उनके साथ ही है, लेकिन जो विधायक नाराज है वो सारे के सारे हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर शिवसेना के विधायक नाराज है। तो कहीं ना कहीं अगर कांग्रेस और राष्ट्रवादी को फिलहाल अभी भी कॉन्फिडेंस है कि महाविकास आघाड़ी की सरकार जो है वो ऐसी ही रहेगी, जो नाराज विधायक है उनको मनाने का काम जो है वो उद्धव ठाकरे कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं। और जी हाँ, शिवसेना के अगर अंदरूनी ये मामले है, शिवसेना के विधायक अगर नाराज है तो शिवसेना ही मामला है, लेकिन ये एक्चुअली अंदरूनी मामला नहीं है, सरकार के लिहाज से पूरा नंबर गेम है, ये पूरा सियासी समीकरण है। अगर शिवसेना के बागी विधायक इस समीकरण से आउट हो जाते हैं तो सरकार अल्पमत में आ जाती है।
और यही महाविकास आघाड़ी के लिए सीधे तौर पर चैलेंज है। भले ही कांग्रेस और एनसीपी से अंदरूनी मामला बताकर पल्ला झाड़ने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। पूजा मेहता हमारे साथ हैं, गुवाहाटी से हमारे साथ हैं, जहां पर एकनाथ शिंदे गुट जो है वो डटा हुआ है। थोड़ी देर पहले इस तरह की खबरें भी आई कि आसाम के सीएम मिलने वाले हैं इन बागी विधायकों से। हालांकि मीटिंग उन्होंने इसे करार नहीं दिया। पूजा मेहता हमारे साथ है। पूजा मेहता, एकनाथ शिंदे की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है इसे लेकर या जो भी वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से अपनी बात रखने वाले हैं उसे लेकर या कोई और डेवलपमेंट इस वक्त जो आपके पास हो हमारे दर्शकों तक पहुंचाएं। देखिए अदिति, हालांकि औपचारिक तौर पे नहीं कहा गया है, लेकिन जो रिपोर्ट सामने आ रही है कि कहा जा रहा है कि लगभग 7 बजे के आसपास एकनाथ शिंदे जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। हालांकि ये साफ नहीं हो पाया कि ये सोशल मीडिया के माध्यम से होगा या फिर वो मीडिया पर्सन्स को एड्रेस करते हुए अपना शक्ति प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि काफी जो है इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट होने वाला है। क्योंकि उद्धव ठाकरे की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो होगी वो भी लोग जो है उस पर नजर बनाए रखे हैं ये देखने के लिए कि आखिरकार वो क्या कहते हैं। वहीं दूसरी ओर एकनाथ शिंदे क्या कहते हैं उस पर भी लोग नजर बनाए हुए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण ये होगा कि अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो वो अपना शक्ति प्रदर्शन कर पाएंगे, वो आखिरकार दिखा पाएंगे कि उनके साथ कितने बागी शिवसेना के विधायक हैं। हालांकि उन्होंने ऑलरेडी वो डॉक्यूमेंट में सिग्नेचर्स के द्वारा जो है साबित कर दिया कि 34 विधायकों का समर्थन है उनके पास, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वो ये दिखा पाएंगे कि उनके साथ कितने बागी विधायक है। लेकिन आपको बता दें जिस तरीके से नंबर गेम है, अगर बीजेपी के साथ हाथ मिलाना है, सरकार बनानी है और ये सुनिश्चित करना है कि उन पर जो है एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं हो, तो ये सुनिश्चित करना होगा कि उनके साथ 2/3 यानी कि 37 एमएलए का सपोर्ट हो। सिग्नेचर्स हमने देखे हैं जिसमें 34 एमएलए के सिग्नेचर्स है, लेकिन जो और खबरें आ रही है कि कुछ और 4 विधायक जो है वो सूरत से गुवाहाटी आ सकते हैं। तो फिलहाल तो कंफर्टेबल पोजीशन में दिख रहे एकनाथ शिंदे, लेकिन अभी भी जो है उनको प्रूव करना होगा कि उनके साथ 37 से ज्यादा विधायकों का सपोर्ट है। बिल्कुल। अश्विनी पांडे हमारे साथ। अश्विनी पांडे, इस वक्त महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ा बड़ा अपडेट हमारे दर्शकों को बताइए। शरद पवार और सीएम उद्धव ठाकरे के बीच मीटिंग और साथ ही शिवसेना का अगला कदम क्या होगा, क्योंकि हर कोई इसी से यही जानना चाहता है कि महाविकास आघाड़ी का फ्यूचर क्या है। शिवसैनिक सीएम बनता है तो मुझे खुशी होगी। उद्धव ठाकरे द्वारा जो बड़ी बातें कही गई है, इस वक्त की बड़ी खबर जी न्यूज पर हम आपको दिखा रहे हैं। पहली बात वो ये कह रहे हैं कि जो विधायक हैं वो सामने आए, विधायक सामने आए। अगर वो उद्धव ठाकरे पर अब भरोसा नहीं करते हैं, यानी उद्धव ठाकरे के लिहाज से बात की जाए तो वो कह रहे हैं कि अगर विधायकों का भरोसा मैं खो चुका हूं तो इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। दूसरी इमोशनल बात जो उनके द्वारा कही गई, शिवसैनिक गद्दारी ना करें, गद्दारी ना करें शिवसैनिक। दूसरी बड़ी बात, एक इमोशनल टच देने की कोशिश अपने संबोधन के माध्यम से वो कर रहे हैं। और तीसरी बात वो कह रहे हैं कि अगर कोई शिवसैनिक बनता है सीएम तो मुझे खुशी होगी। तो सिलसिलेवार तरीके से ये बड़ी बातें हम आपको दिखा रहे हैं। ये संबोधन काफी इमोशनल, ये संबोधन उद्धव ठाकरे का, जिसमें वो ये कहते हैं कि अगर कोई शिवसैनिक उनकी जगह आता है, सीएम बनता है तो उन्हें खुशी होगी। तो हम आपको इस वक्त की बड़ी खबर दिखा रहे हैं। क्या इसे क्या माना जाए? इसे ये माना जाए कि अब उन्होंने एकनाथ शिंदे को वापस लाने के लिए एक और दाव चल दिया है, जब वो ये कह रहे हैं कि अगर कोई और शिवसैनिक बनता है सीएम तो वो पद छोड़ने के लिए तैयार है। तो क्या वो ये कहना चाह रहे हैं एकनाथ शिंदे से कि आप वापस लौट आइए सीएम की कुर्सी, सीएम पद से वो रिजाइन कर देने के लिए तैयार हैं? और दूसरी बात, क्या वो ये बताने की भी कोशिश कर रहे हैं कि अगर बीजेपी के साथ एकनाथ शिंदे जाएंगे तो ये संभावना शायद खत्म हो जाएगी, और इस संभावना को शिवसेना अभी जीवित रखना चाहती है, उसे अलाइव रखना चाहती है? मेरे दो सहयोगी इस वक्त साथ में है, विशाल हमारे साथ हैं और अश्विन हमारे साथ में है। अश्विन, सबसे पहले तो मैं आप ही से चाहती हूँ, बड़ी बातें आज उद्धव ठाकरे कह रहे हैं, जब वो ये कहते हैं अगर कोई और शिवसैनिक बनता है तो मुझे खुशी होगी, क्या इसे माना जाए कि वो एकनाथ शिंदे से कह रहे हैं घर लौट आइए, सीएम पोस्ट से भी वो रिजाइन करने के लिए तैयार है?
अदिति देखिए, इसमें बहुत गहराई से समझना होगा कि यहाँ पर एकनाथ शिंदे और उनके साथ जो विधायक गए हैं उनकी कभी भी उद्धव ठाकरे के सीएम पद पर बने रहने को लेकर नाराजगी थी ही नहीं, और वो लगातार इस बात को कह भी रहे हैं। वो सिर्फ हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर चल रहे हैं। उनका मानना है कि कांग्रेस और एनसीपी के साथ जिस तरह से गठबंधन किया गया वो ठीक नहीं था। कांग्रेस एनसीपी लगातार शिवसेना के खिलाफ बोलती रही है। 2019 का चुनाव उन्होंने शिवसेना के खिलाफ लड़ा है और हिंदुत्व का खिलाफत करते रहे हैं, और ऐसे में उनके साथ जाना वो बिल्कुल ठीक नहीं था। यानी कि उद्धव ठाकरे जो एक इमोशनल अपील कर रहे हैं वो उस लाइन पर कर रहे हैं कि शिवसेना का ही अगर मुख्यमंत्री होगा तो वो पद छोड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन यहाँ मुद्दा ही बिल्कुल अलग है। मुद्दा एकनाथ शिंदे का ये था कि एनसीपी और कांग्रेस के साथ जाना ठीक नहीं है। बाला साहेब ठाकरे का जो हिंदुत्व है वो हिंदुत्व लेकर एकनाथ शिंदे और उनके साथ जो इस वक्त विधायक मौजूद हैं वो आगे चल रहे हैं। आनंद दिघे ने जो भी उन्हें सिखाया है ऐसा उन्होंने ट्वीट करके कहा था। जी देखिए, मुद्दा जैसा मैंने कहा कि इसमें दबाव हालांकि इमोशनल एक बन सकता है, लेकिन मुद्दा यहां पर एकनाथ शिंदे का कभी था ही नहीं कि उद्धव ठाकरे का जो है पद छोड़ना चाहिए, वो सीएम के लायक नहीं, इस तरह का कभी मुद्दा था ही नहीं। मुद्दा सिर्फ इतना था कि एनसीपी के साथ जाने को लेकर उनकी नाराजगी थी, कांग्रेस के साथ जाने को लेकर नाराजगी थी। साथ ही जो प्रताप सरनाईक का एक पत्र जो है जून महीने में लिखा गया था 2021 में, उसमें भी उद्धव ठाकरे कह रहे हैं अगर कोई और शिव सैनिक बनता है सीएम तो उन्हें खुशी होगी। अगर वो विधायकों का भरोसा खो चुके हैं तो अपने पद से इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं। साथ ही वो ये कह रहे हैं कि शिव सैनिक को गद्दारी नहीं करनी चाहिए। बहुत ही इमोशनल टच के साथ ये उद्धव ठाकरे का संबोधन। मेरे सहयोगी चंदन हमारे साथ है। चंदन, बिल्कुल